हेलो एवरीवन। तो मेंस का रिज़ल्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और अब हम मेंस की तैयारी के लिए शुरू हो जाते हैं। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे हमने यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की सीरीज़ की थी, पीवाईक्यू की सीरीज़ की थी। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, टॉपिक वाइज सॉल्व किया था और काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी था। अगर आप तैयारी शुरू किए हैं, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप तैयारी शुरू किए हैं प्रीलिम्स की तो आप एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है। सेम एज जैसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू थे वैसे ही हम मेंस के भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। 3 फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे। फिर पहले देख लेते हैं क्या बातें हैं। मेंस की पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे पूरी। जीएस पेपर 1 है, सारे पेपर की सॉल्व करेंगे। 2018 से लेके 2024 यानी कि जो पीसीएस हुआ है 2025 में जो मेंस हुआ है, इनके सवाल हम पूरे सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल डिटेल में सॉल्व करेंगे, सिलेबस वाइज सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ की पहली वीडियो मैंने डाल दी है जीएस 1 के सिलेबस मैपिंग की। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बातें कर ली हैं, राइट। हमारा एजेंडा आज की इस वीडियो में ये रहेगा, करीब 10-11 क्वेश्चंस आए हैं, 10-11 क्वेश्चंस आए हैं, कुछ रेपिटेटिव भी हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली है। उसमें हम सॉल्व करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस जो भी आए हैं, मिडाइवल हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी सवाल हम करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारी डिटेल वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, राइट। और ये 2026 के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा। और जो पीवाईक्यू की मेंस की एनालिसिस देखना चाहते हैं, कैसा पेपर आता है, हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, उसके बारे में भी वो स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई गारंटी यू फॉर इंग्लिश मीडियम, बिकॉज आई टीच फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो एनालिसिस में कराऊंगा, ओवरऑल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। आई एम श्योर अबाउट इट। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं और मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि ऐसा वीडियो डिटेल सॉल्यूशन के साथ नहीं मिलेगा, राइट। तो इस पीडीएफ की मैं बात कर रहा था कि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे चैनल पे है, राइट। इस पीडीएफ की हमने सिलेबस मैपिंग करी थी, राइट। उसके बाद हमने टॉपिक देखा था, ये हमने टॉपिक देखा था और टॉपिक के साथ साथ ये क्वेश्चंस हमने देखे थे और सेग्रीगेट किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये वाला होगा, टॉपिक 1। हम इस टॉपिक के बारे में आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये रहा टेलीग्राम चैनल, राइट। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक भी देख सकते हैं और ट्विटर पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। खैर वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत कम होती हैं। एनीवेज, तो ये हमारा एजेंडा रहा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बातें बताता हूँ, कुछ बातें, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को हम एक एक डिटेल में सॉल्व करेंगे। करीब 11 क्वेश्चंस हैं। देखिए आपका काम ये है कि क्वेश्चंस डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन पहले डिस्प्ले होगा, आप उस पर 2 मिनट सोचिए, पॉज करके, टेक अ पॉज ऑन इट, थिंक अबाउट 2 मिनट्स एंड राइट द पॉइंट्स वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। जो भी दिमाग में आपको पॉइंट्स आ रहा है वो लिखिए, अपने रफ शीट पे लिखिए, जैसे भी लिखना है आप लिखिए, दिमाग में याद करिए। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि जस्ट राइट इट, कि इस क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ। अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की है या फिर नॉर्मली जीएस भी पढ़ा है आपने, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं बताऊँगा, बहुत बहुत ईजी है लिखना सवाल, ओके, ठीक है। ये रहा पहला स्टेप ये होगा। दूसरे स्टेप में हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे कर ली, अब मैं आपके साथ साथ यहाँ पे करूँगा। कुछ पॉइंट्स आएंगे पीपीटी पे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ ये हो सकता है। और तीसरे स्टेप में मैं आपको फुल आंसर दिखाऊंगा, राइट। ये आंसर मैंने खुद लिखे हैं, हाँ। और टोटली सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, 6 और 12 की एनसीईआरटी, राइट, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, राइट। उसके बाद इसके बाद जो एक और होगा उसमें कंक्लूजन आएगा कि हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, राइट। कंक्लूजन क्या होगा, राइट, ओके। तो आप एक बार क्वेश्चन ये देख लीजिए और ये क्वेश्चन पीडीएफ में भी होंगे, आपने आई होप देखा हो। यहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं रेगुलर रहूँगा, जैसे पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, मेंस के सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद सैम्पल आंसर के साथ। मैंने देखा है लोगों ने एनालिसिस की है,
बहुत अच्छी एनालिसिस की है, लाइक बट इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इससे बेहतर एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी। ओके, ऑलराइट, तो ये रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ पे चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, टेक अ पॉज ऑन इट एंड रीड इट, फिर देखते हैं क्या कर। ओके, आपने पॉज ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, ये आया है 2018 में 8 मार्क्स का। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस में बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या रोल रहा है, राइट? अगर हम आज की बात करें, अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो अगर हम बुद्धिज़्म के लिटरेचर से हम कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि वर्ल्ड में शांति आए, वर्ल्ड में पीस आए, वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, राइट? आई होप आपने कुछ किया होगा। तो क्या लिखा, बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं, राइट? बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं, तो क्या है, त्रिपिटकास, धम्मपदा, राइट? और निकायास, और बहुत सारे हैं, राइट? बहुत सारे हैं, जातक कथाएं हैं, राइट? आप उसको बोलते हैं जातका टेल्स, राइट? तो ये रही, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम राइट करने की कोशिश करेंगे। आपने देख लिया, अब आइए साथ साथ में देखते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या दिया गया है जो हमारे वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा, अहिंसा बुद्धिज्म से मिलता है, तो अगर हम अहिंसा को एडॉप्ट कर लेंगे तो हम वर्ल्ड पीस की तरफ जाएंगे, राइट? फॉरगेट अबाउट द इंट्रोडक्शन को अभी के लिए भूल जाइए। उसके बाद ये बॉडी है, ये हम बीच में लिखेंगे, और कंक्लूजन के बारे में भी अभी भूल जाइए, ठीक? उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा, अहिंसा हम सीखेंगे। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 पाथ्स होते हैं, सफरिंग है, एंड ऑफ सफरिंग है, क्या है, कैसे है, राइट? 4 पाथ। टॉलरेंस सिखाता है बुद्धिज्म का लिटरेचर, फ्रीडम ऑफ थॉट दिखाता है, टॉलरेंस, राइट? अशोका की धम्म पॉलिसी, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो एक कह सकते हैं ये रियल एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन है। अगर ये क्वेश्चन कहता कि बुद्धिस्ट के लिटरेचर का जो इम्पैक्ट था वर्ल्ड पीस में, उसके एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप ये वाला अशोका की धम्म पॉलिसी समझ सकते हैं, राइट? भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाते हैं कलिंग के वार के बाद, राइट? ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें लिखेंगे भी, राइट? मिडिल पाथ, हर एक चीज़ का मिडिल पाथ भी होता है, वो हम अडॉप्ट करेंगे। 8 फोल्ड पाथ, बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ्स है, अष्टांगिक मार्ग जिसे हम कहते हैं, राइट? राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट? वैसे ही 8 फोल्ड पाथ, इससे हम क्या अडॉप्ट किसकी तरफ जाएंगे, वर्ल्ड पीस की तरफ जाएंगे। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंटर स्टेट पीस प्रिंसिपल, राइट? अगर हमें रसिया यूक्रेन का या फिर इजराइल और हमास के युद्ध को शांत करना है, यानी कि ख़त्म करना है, तो पीस प्रिंसिपल हम अडॉप्ट कर देते हैं, इंटर स्टेट पीस प्रिंसिपल अडॉप्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली हमें ये हमने कहाँ नहीं पढ़ा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा हमने तो पढ़ा ही है। अगर हमें डिट्टो याद भी नहीं रखना है, राइट? हमें ज़रूर नहीं है कि 8 फोल्ड पाथ लिखा है तो आप पूरा लिखिए। अगर आप 8 फोल्ड पाथ भी लिख दें, सिर्फ 8 का नाम भी लिख दें, 8 के नाम भी लिख दें, ये सब छोड़ दें आंसर में, बस ये लिख दीजिए 8 फोल्ड पाथ, तो आपका आंसर कंप्लीट है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो, राइट? जबकि सारी चीज़ें ये जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूडेड है कि नहीं है, राइट? ठीक है। इंट्रोडक्शन शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? इंट्रोडक्शन हम यही कहेंगे कि जो बुद्धिस्ट के लिटरेचर हैं, त्रिपिटकास, धम्मपदास, जातका टेल्स, निकाय, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? नॉन वायलेंस प्रोवाइड कराते हैं, अहिंसा के रास्ते पे चल सकते हैं, और इफ़ वी अडॉप्ट इट वी विल मूव टू द वर्ल्ड पीस। दैट्स इट, ये इंट्रोडक्शन हो गया, 2 से मैक्सिमम 2 लाइन्स। क्योंकि अगर हम यूपीएससी का पीसीएस का पेज देखें, अगर हम 8 मार्क्स का लिखते हैं तो हमें 2 पेज मिलेंगे, ये हमें 2 पेज मिलेंगे, राइट? अब यहाँ पे बना देता हूँ,
ये हमें 2 पेज मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लाइन 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी लिख ली। कितने पॉइंट्स हैं हमारे, 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट हमने यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कंक्लूजन लिख दिया, बात खत्म हो गया। अगर आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है तो आप इसका बना सकते हैं, 8 फोल्ड पाथ का या फिर 4 नोबल ट्रूथ्स का, राइट। 4 नोबल ट्रूथ्स का, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ओरिजिन ऑफ सफरिंग, सिसेशन ऑफ सफरिंग, पार्ट 2 सिसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और दुख का निवारण कहाँ से होता है, दुख का निवारण 8 फोल्ड पाथ से होता है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे बुद्धिज्म में, ये हमने पढ़ा है, राइट। बुद्धिज्म आई नो, बेसिक आइडिया आपको होगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं आंसर की तरफ, समझ में आ गया इतनी सारी चीज़ें, ओके। आते हैं आंसर की तरफ, सिंपल से पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर इंक्लूडिंग त्रिपिटका, जातका टेल्स, धम्मपदा, निकायस present a universal ethical framework based on compassion, non-violence and global harmony contributing to the idea of world peace। हम क्या कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, हम क्वेश्चन के डिमांड के साथ ही चल रहे हैं। और ये तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं करना है, राइट। तो हमने पहला लिख लिया डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा क्या कराता है, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस एज हाईएस्ट वर्च्यू प्रमोट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अहिंसा ये प्रोवाइड कराता है। मिडिल पाथ, रिजेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, फॉस्टर टॉलरेंस इन सोसाइटी। बहुत बेसिक पॉइंट है ये, राइट, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। और हमें क्या है, प्रीलिम्स में मेंस का एक फ़ायदा ये है कि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, ब्रॉडली आप बात कर सकते हैं, राइट। जैसे कि 2 पॉइंट हमारे हो गए, जैसे कि अगर हम बात करें, हाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स, आप इतना लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको चारों याद होने चाहिए अभी, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स में अगर 4 नोबल पाथ्स आपको नहीं याद है तो आप तो फेल हो गए, लाइक ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे, आंसर तो गलत ही होगा, राइट, ओके। तो 4 नोबल ट्रूथ्स एक्सप्लेन रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर, इग्नोरेंस एंड वेज टू एलिमिनेट देम। एलिमिनेट कैसे होता है, 8 फोल्ड पाथ से, 8 फोल्ड पाथ से, अष्टांगिक मार्ग से, राइट, ओके। 8 फोल्ड पाथ, राइट स्पीच, एक्शन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, फोस्टर एथिकल बिहेवियर, ओके। सॉरी, टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, टॉलरेंस भी प्रोवाइड कराता है क्या, बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धा इनकरेज क्वेश्चनिंग इंक्वायरी, बुद्धा क्या प्रमोट कराते हैं कि सवाल पूछो कि ऐसा क्यों होता है, लोग गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, जैसा उन्होंने पूछा था, राइट। जब वो भ्रमण पे निकले थे अपने दोस्त सारथी के साथ, तो देखा उन्होंने कि कितनी गरीबी है, लोग मर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं था कभी, राइट। तो ये हमारा हो गया, इसको हम 2 पेज में निपटा देंगे। आइए कंक्लूज, ये रहा, एक और है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ओके। अशोका का धम्मा, इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में, ओके। अशोका एडिक्ट्स प्रमोट पीस, नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर, इंटर स्टेट पीस प्रिंसिपल, इसकी भी बात हमने कर ली, ओके। तो ये हमारी होगी बॉडी, ठीक। अब आते हैं कंक्लूजन पे, सिंपल सा कंक्लूजन है, जैसा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। एक, हाँ, मैं ये बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो जो इंट्रोडक्शन लिखिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, राइट। और जो कंक्लूजन होगा, जो हमने बॉडी लिखी है, यहाँ पे हमने बॉडी लिखी है, जो बॉडी लिखी है इसको कंक्लूड कर दीजिए, बॉडी को कंक्लूड कर दीजिए, ये कंक्लूजन हमारा हो जाएगा, राइट। अब देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर कंस्ट्रक्ट अ यूनिवर्सल मोरल फिलोसफी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस ऑफरिंग अ टाइमलेस फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पीस। हम उसी तरफ गए हैं। अगर आपको इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं याद है, इवन मेरे को भी याद नहीं आते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने ये तैयार किया है तो बेसिकली मेरे को टाइम मिल गया। अगर मुझे 6-7 मिनट मिलते हैं, 6 मिनट मिलते हैं, तो मैं उसमें नहीं कर पाऊँगा, राइट। इतने अच्छे वर्ड्स नहीं लिख पाऊंगा। मैं इतना लिख दूंगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर कंस्ट्रक्ट्स अ यूनिवर्सल नॉन वायलेंस एंड विच इज़ अ फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पीस, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पीस इन करेंट सिनेरियो एज वेल, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक ये तरीका पसंद आ रहा होगा। और ये पीपीटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। ऐसे यही फॉर्मेट, यही पीपीटी आपको मिल जाएगी, ओके, यू कैन डू दैट, ओके।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। आई होप समझ में आया हो आपको। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, लेट मी चेंज द पेन। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है, ये 2019 में आया। इसमें है कि डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट हिस्ट्री। सो पॉज लीजिए और बताइए कि प्रयागराज में हम क्या क्या एंशिएंट टाइम से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। और हाँ, एंगल होना चाहिए कल्चरल, राइट, एंगल क्या होना चाहिए, कल्चरल एंगल होना चाहिए, राइट। तो उसमें रिलीजियस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस ऑल्दो कल्चरल में सबसेट है, कल्चर का एक सबसेट है। ओके ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया होगा, और खुद से आप एक दो पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं लिखा होगा तो आई बिलीव कि आपने कुंभ मेला जरूर लिखा होगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आई बिलीव आपने त्रिवेणी संगम लिखा होगा, त्रिवेणी संगम लिखा होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती लिखा होगा। ये 2 पॉइंट आपने लिख लिए, 2 मार्क्स आपके पक्के, राइट, 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए, राइट। आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको इंट्रो में, आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको कंक्लूजन में, ठीक। ये इतनी चीज़ें आपको याद हो सकती हैं, इतनी चीज़ें याद हो सकती हैं। उसके बाद एक और रेफरेंस हम डाल देते हैं मुक्ति का, राइट। कल्चरल हमें डालना है तो हम ये डाल सकते हैं, मेला लगता है, माघ मेला लगता है, माघ मेला आप डाल दीजिए, राइट। अगर आप यूपी के हैं, इवन कुंभ मेला में तो कुंभ मेला को तो ऐसे एडवर्टाइज ही किया गया था, कल्चरल सिग्निफिकेंस की तरह ही एडवाइज किया गया था। तो अगर आप चाहें तो कुंभ मेला के अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, सॉरी आंसर को आप लिख सकते हैं, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि हम पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। अब देखिए, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, ओके, त्रिवेणी संगम ये हमने बात कर लिया। तीर्थराज स्टेटस, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है कि प्रयागराज को, जो इलाहाबाद है, प्रयाग है, उसको तीर्थराज का स्टेटस दिया गया है। मतलब कि तीर्थों का तीर्थ, मतलब बहुत बड़े वाले तीर्थ, जैसे महाराज होते हैं उनके, ये तीर्थों का महाराज। कुंभ ट्रेडिशन, मौर्य का कनेक्शन क्या है आप ये बताइए सोच के, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या कनेक्शन है। वैदिक इंपॉर्टेंस भी है, सेंटर ऑफ लर्निंग है, ठीक है। महाभारत में भी इसका मेंशन है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आप कैसे भूल सकते हैं, राइट। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त भी थे, और प्रयाग प्रशस्ति में अशोका का भी जिक्र है, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, लिख देना, एक लाइन इसमें लिख देना है, हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम। 8 पॉइंट्स हैं, 8 नंबर का कुछ सवाल है, और हम ये लिख देंगे, एक इंट्रोडक्शन अच्छा लिख देंगे, इसी को हम लिख के कंक्लूड कर देंगे। सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं। आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, तीर्थराज, ठीक। ये रहा इंट्रो। इन एंशिएंट इंडिया, प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, वॉज रिवर्ड एज तीर्थराज, द किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स, ओइंग इट्स सेक्रेड जोग्राफिकल एंड रिचुअल इंपॉर्टेंस। हमारा ये जो है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है। एक हमने क्या उठा लिया, एक लाइन यहाँ से उठा ली, राइट। एक वर्ड हमने उठा लिया कहाँ से, बॉडी में से, इसको भी हम बॉडी में लिख देंगे, ठीक है। बेसिक चीज आप लिखिए, त्रिवेणी संगम, सेक्रेड कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा, यमुना एंड मिथिकल सरस्वती, ए स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग साइट। ये देख रहे हैं आप, त्रिवेणी संगम हो गया। वैदिक इंपॉर्टेंस, ऋग्वेद रेफर्स द प्रयाग रीजन एज ए सेंटर ऑफ यज्ञ एंड अर्ली आर्यन सेटलमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जल्दी मिलता नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो आपको याद भी है, मिल भी जाएंगी, बट स्पेसिफिक किसी प्लेस के लिए, किसी सिटी के लिए जो एंशिएंट टाइम में है, वहाँ पे खोजना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे पॉइंट्स। तो ऋग्वेदा में रेफर किया गया है प्रयाग को सेंटर ऑफ यज्ञ, मतलब कि यज्ञ होता है ये, एंड अर्ली आर्यन सेटलमेंट, जो अर्ली आर्यंस आए थे वो प्रयाग में ही सेटल्ड हुए थे। ओके, 2 पॉइंट हमने देख लिया। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीर्थराज स्टेटस, वही वाला कि लेटर डिस्क्राइब द किंग ऑफ तीर्थ, सुप्रीम अमॉन्ग पिलग्रिमेज प्लेसेस, राइट, याद आ गया।
सेंटर ऑफ लर्निंग, भारद्वाज आश्रम अट्रैक्टेड स्कॉलर सेंट एंड वैदिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक ये वैदिक वाला था, राइट, वैदिक वाला। ऋग्वेदा में प्रयाग को क्या लिखा है, सेंटर ऑफ यज्ञ एंड आर्यन सेटलमेंट्स होते हैं, राइट। और एक और है ये सेंट ऋषि भारद्वाज का आश्रम, ठीक है। उसके बाद कुंभ ट्रेडिशन, बहुत ही बेसिक ये। उसके बाद महाभारत में इसका मेंशन क्या है, महाभारत में क्या मेंशन है, तो प्रयाग एसोसिएटेड विथ युधिष्ठिर एंड एंशिएंट सैक्रिफिशियल राइट्स, राइट, ये महाभारत में भी मेंशन है। ये आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था स्पेशली चीज़ों में, क्योंकि मैंने ये ढूंढ के लिखा है, ऑब्वियसली मुझे नहीं आता, मैं भी तो वही बेसिक चीज़ें लिख देता। हाँ, ये मैं ज़रूर लिखता, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुंभ लिख देता, फिर वैदिक कुंभ लिख देता, ऋग्वेदा में जो मेंशन था वो लिख देता, त्रिवेणी संगम लिख देते, बस हो गया हमारा, घुमा फिरा के तीर्थराज भी लिख देते। बट ये हमको बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आपको ये पॉइंट मिल रहा है तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मौर्यन से कनेक्शन, अभी हमने बताया था अशोका का पिलर, ये बात हमने खैर समुद्रगुप्त ने बता ही दी थी, ठीक है। तो मौर्यन का कनेक्शन है यहाँ पे, राइट। ये कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया हमारे, ओके। ये कल्चरल में नहीं आएगा, अगर आप सोच रहे हैं कल्चरल में कैसे आएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, ये पॉइंट है, आप अगर लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अशोका का जो पिलर था, अशोका का जो पिलर था वो धम्म का प्रमोशन करता था, राइट। वो कल्चर में ही गिना जाता है, आर्ट एंड कल्चर में ही गिना जाता है, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं, ओके। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये बातें रही, ठीक है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। कल्चरली प्रयागराज फंक्शनड एज लिविंग सिविलाइजेशनल सेंटर, शेपिंग इंडियाज आर्टिस्टिक, रिचुअलिस्टिक एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। आर्ट भी वहाँ से होता था, रिचुअल भी परफॉर्म होते थे, और फिलोसॉफिकल भी ट्रेडिशन वहाँ से जनरेट जो फॉलो होता था, राइट। कैसे? आश्रम से, आश्रम से, ठीक है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम, राइट। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 2019 का, और इसमें पूछा गया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, पॉइंट्स जनरेट करिए, फिर आइए, फिर देखिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग 600 to 300 BC। 2019 का सवाल है, 8 मार्क्स का सवाल है, तो हम करीब इसमें 8 पॉइंट लिखेंगे, 8 पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। अब बताइए कि जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी होती है, राइट, सबसे बहुत एक क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो एक खोज होती है कि जो उसने पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी, तो उसमें एक आता है आयरन का। आयरन का रोल आता है, व्हील का आता है, फायर का आता है, राइट। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में जाएं तो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है। उसके बाद इंटरनेट आता है, फिर इंटरनेट से एक चीज़ और बढ़ के आ गई है AI, विच आई एम यूजिंग एक्सटेंसिवली, राइट। तो हमें सिर्फ आयरन पे बताना है कि आयरन पे क्या क्या चीज़ें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, कि जब डिस्कवरी हुई, डेवलपमेंट हुआ आयरन का, तो क्या क्या चेंजेस हुए थे, राइट। बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंसिवली सोचेंगे, ब्रॉडर टर्म में सोचेंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। आइए तो देखते हैं। आयरन का जो खोज हुई, आयरन जब मिला, हमें मिला, तो आयरन की जब खोज हुई थी तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखने को मिला, लाइक खेती बहुत ज़्यादा होने लगी। क्यों होने लगी? उससे हम क्या बनाने लगे? टूल्स बनाने लगे, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने लगे, टूल्स का एक्सटेंसिवली हम यूज़ करने लगे। तो उसके बाद हमने क्या कर लिया, पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया, पेड़ काट के हमने लैंड पास्चर क्रिएट किए, फिर हमने खेती की, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, राइट, ओके। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हुआ, वेपन्स वगैरह बनने शुरू हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अर्बनाइज्ड सेंटर हो गए। क्योंकि अगर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है
राइट। तो यानी कि इसके आसपास वेपन्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, मजदूर हैं, काम वाम कर रहे हैं। तो जहाँ फैक्ट्री लगती है, एज ए फैक्ट्री हम इसको कंसिडर करते हैं, तो अर्बनाइज्ड भी शहर होंगे। ओके, यूज़ ऑफ आयरन करेंसी ये भी हुआ, ठीक है। ग्रोथ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, राइट, परमानेंट सेटलमेंट्स की ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो बंजारे लोग थे, क्योंकि उनका परमानेंट सेटलमेंट घर नहीं था, वो इधर उधर घूमते रहते थे, पास्चुरल्स कहलाते थे। वो एक जगह रुकने लगे क्योंकि उनका एक प्रॉपर खेत हो गया था, उनके पास प्रॉपर खेत हो गया था, ये उनका घर था, तो ये यहीं पे रहने लगे थे, तो ये परमानेंट सेटलमेंट भी क्रिएट होने लगे। राइज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस भी होने लगा। मान लीजिए कि इतनी खेती करते थे, अब उनके पास टूल्स वगैरह हो गए, तो इतनी ज़्यादा खेती करने लगे अब, तो इनका तो ये सरप्लस हो गया, राइट, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। राइज ऑफ महाजनपदास, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हिस्ट्री को पूरी चेंज कर दिया, राइट, मौर्य एम्पायर के टाइम पे, राइट। कैसे? अब देखिए, वेपन्स हमने यहाँ बनाए, अब वेपन्स अगर बन रहे हैं तो जो ज़्यादा एक्वायर करेगा वो तो लड़ाई भी लड़ेगा। अगर लड़ाई ले रहा है तो दो पार्टी हैं, एक के पास वेपन बहुत ज़्यादा है, एक के पास वेपन बहुत कम है, तो जिसके पास वेपन ज़्यादा होगा वही तो लड़ाई जीतेगा। तो क्या हो गया, महाजनपदास, बड़े बड़े जनपद बनने उनका उदय हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, एक लोग इकोनॉमिक जुड़ने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये है एक फार्मर का घर, राइट, और ये क्या है, एक ब्लैक स्मिथ है, राइट। इसका काम है कि टूल्स वगैरह बनाना। अब देखिए, अब ये हो गया फार्मर क्या काम है, ये उगाता है अनाज। अब ये अनाज के बदले अनाज इनको देगा और ये अनाज के बदले इनको क्या देंगे, टूल्स देंगे। और इसी को हमने क्या बोला था, बार्टर सिस्टम। याद आई चीज़? ओके, तो क्या हो गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेट हुई, राइट, इकोनॉमिक इंटीग्रेट हुई। तो अब इसी चीज़ को लेके हम एक इंट्रो प्रोवाइड करेंगे, इंट्रो लिखेंगे, और ऐसे ही हम इनको ही कंक्लूड करके क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। और ये सारे पॉइंट्स को एक एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आयरन मेड दिस टू हैपन, और राइज ऑफ महाजनपदास में एग्जाम्पल लिख देंगे, क्या, मगध एम्पायर, राइट। चीज़ें समझ में आ रही है? ओके, आइए आगे देखते हैं, इसमें फुल आंसर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Between 600 to 300 BC, iron technology transformed Indian society. New iron tools increased agriculture productivity, settlement expansion and economic diversification. अब देखिए, आप यहाँ तक नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये वही बातें हैं जो क्वेश्चन में लिखी गई हैं। न्यू आयरन टूल्स इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सेटलमेंट एक्सपेंशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ, आयरन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन प्लॉशेयर मेड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट पॉसिबल। अभी हमने बात की थी। ग्रोथ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, आयरन टूल्स इनेबल्ड कल्टीवेशन ऑफ द गंगा प्लेन्स लीडिंग टू अर्बन सेटलमेंट्स। ओके, अब देखते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ब्लैक स्मिथिंग, मेटल क्राफ्ट्स इमर्ज्ड एज मेजर ऑक्यूपेशन ये बनने लगा। राइज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन, सिटीज लाइक राजगीर, पाटलिपुत्र, वाराणसी ग्रीव ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं किससे, सरप्लस प्रोडक्शन से। ओके, ऑलराइट, फिर देखते हैं राइज ऑफ महाजनपदास, आयरन वेपनरी स्ट्रेंथेंड आर्मीज ऑफ मगध एंड कौशल, राइट। यूज ऑफ आयरन करेंसी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सब एक में क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, राइट। बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में हमने देखा। अब देखिए इसका हम कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। आयरन मेड पॉसिबल अर्बन रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर बिटवीन 600 to 300 BC। बहुत आसान है, बहुत इजीली हम उसी में से इधर उधर घुमा फिरा के हमने कंक्लूजन उसी को कंक्लूड कर दिया, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी में जो आंसर की बॉडी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने तो 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो हमने लिखे ही हैं,
एक हमने इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिख दिया, राइट, कि शुरुआत कैच होने लगे। मेरा बेसिक फंडा ये है कि हमको क्या करना है कि एक इंट्रो लिख देना है। मैं बार बार इस पर फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप पे वो क्या हो जाए, इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक हमने कंक्लूजन लिख दिया, बीच में मैं 8 पॉइंट कोशिश करूँगा कि लिख दूँ। इसके लिखने के कई सारे अप्रोचेज हैं। अब देखिए मेरे आंसर्स को देखिए, मेरे पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। इस पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं इसको अगर मैं इसको चाहूँ, अगर मैं इसको चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि सोशियोलॉजिकल चेंजेस, राइट, लेट मी क्लीन इट, ओके। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, एक मैं पॉइंट लिख सकता हूँ सोशियोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए थे। उसके बाद इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हुए थे, आयरन का जब एक्सपेंशन हुआ था, आयरन जब एक्सटेंसिवली यूज होने लगा था। तो सोशियोलॉजिकल में हम क्या लिखेंगे? अर्बन सेंटर्स आए, राइट। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट्स हुई, न्यू अब क्या कह सकते हैं, कैटेगरी, न्यू क्लास इमर्ज्ड, नए क्लास इमर्ज हुए। कैसे? ब्लैक स्मिथिंग करके नया टूल्स बनाने के लिए, उनका क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाली हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक के तौर पे क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन हुई, राइट, सरप्लस प्रोडक्शन हुई। उसके बाद आयरन करेंसी का यूज होने लगा। उसके बाद यहाँ पे हम अब देख लेते हैं पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए। पॉलिटिकल चेंजेस क्या होने लगे थे? परमानेंट सेटलमेंट्स हो गई, ये यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। परमानेंट सेटलमेंट्स हो गई, फिर गण वगैरह बनने लगे, ग्रुपिंग वगैरह होने लगी, ये आपको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? राइज ऑफ महाजनपदाज हुए, राइट। वॉर हैपनिंग हुई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमें, ऐसे लिखिए, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए। इस क्वेश्चन को लिखने के कई सारे अप्रोचेस हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब देखिए, सोशल में तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। सोशल में हम पॉलिटिकल वाले चेंजेस अगर डाल देंगे तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। इकोनॉमी में ये हुआ तो हम उसी को ये क्या है, स्कैटर्ड मैनर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम को हमने बात की है। अगर हम देखें तो बहुत इसको नैरो करके इसमें हम इसी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए, राइट। ब्रॉड 3 हेडिंग बना लीजिए और उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिए, 3-3 पॉइंट्स लिख दीजिए, तो वैसे 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप मेरा मतलब समझ में आया होगा कि इस आंसर को लिखने के अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं। और यही नहीं, हर एक क्वेश्चन के अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं। देखिए आगे वाले क्वेश्चन को हम अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2019 में, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 मिनट पॉज करिए, पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए कि इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए कि हमें तो पहले लिखना क्या है, इसमें 2 पार्ट है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, एक है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है, और दूसरा है कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो वैदिक एजुकेशन को अगर हम अपनाएं आज के डेट में तो हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ये 2 पार्ट में। तो अगर हमें 12 पॉइंट लिखने हैं, आई होप 12 से 15 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो बहुत सेफली हो जाएगा। अगर इफ टाइम अलाउज, ट्राई टू राइट 15 आंसर एंड स्पेस अलाउज, राइट। इफ स्पेस डजंट अलाउड, राइट 10 to 12 पॉइंट्स, राइट, ओके। तो हम क्या करेंगे कि 6 पॉइंट इसमें लिख दें, 6 पॉइंट इसमें लिख दें, या 5 पॉइंट ऐसे करके लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उसमें इंट्रो थोड़ा सा लिख दें और उसके बाद हम क्या लिख दें, कंक्लूड कर दें, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, है कि नहीं।
तो आइए देखते हैं कि हम इसमें पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, आश्रम, वैदिक एजुकेशन जो था वो किस में था? आश्रम्स में था। गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ का टाइम था, ब्रह्मचर्य था, फिर वैसे वैसे था, राइट। उसके बाद रेजिडेंशियल स्कूलिंग थी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे। मोड्स ऑफ लर्निंग क्या था? मोड्स ऑफ लर्निंग ओरली था, ओरल था। टेक्सचुअल ट्रेडिशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन भी होता था। ये क्या है? फीचर्स हैं वैदिक एजुकेशन के, राइट। अब देखिए प्रेजेंट में क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप होती है, इंक्लूसिविटी आइडल्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड मेथड लेल्टर योगा। ये सारी चीज़ें वैदिक एजुकेशन में थी, राइट। उससे प्रेजेंट में क्या हम सिग्निफाई करते हैं कि ये हमें प्रेजेंट में मिलता है कि अगर हम कुछ फीचर्स अडॉप्ट करते हैं वैदिक एजुकेशन के तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे स्टूडेंट्स पे, इंक्लूसिविटी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब कुछ होगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगा, यानी कि एथिक्स की चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, राइट। मेंटल हेल्थ एंड योगा, ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये वैदिक एजुकेशन में होती थी, राइट। अब इसी को क्या कर देना है? टुकड़ों में लाइक एक एक लाइन लिख के कंप्लीट कर देना है, सिंपल। ओके, आइए देखते हैं फीचर ऑफ वैदिक। The Vedic system developed one of the earliest institutional frameworks. It structured disciplined and value-oriented education. Right? Features of Vedic education: 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य formally recognized as learning state. Learning state में क्या होता था? ब्रह्मचर्य जिसको हम बोला जाता था, फिर गृहस्थ आता था, फिर आई डोंट नो लाइक क्या है। रेजिडेंशियल स्कूलिंग थी, विद्यार्थी लिव्ड विद द गुरु फॉर इमर्सिव लर्निंग, राइट। मल्टीपल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, मैथ भी, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटी, फिलोसफी टॉट सिस्टमेटिकली, राइट। ओके, अगर आपने महाभारत देखी हो तो लव कुश का जो था कैरेक्टर, वो रेजिडेंशियल स्कूलिंग ही करते हैं, आई मीन वैदिक एजुकेशन ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ लर्निंग क्या था? श्रावना लिसनिंग, मानना रिफ्लेक्शन, और निधि आसना इंटरनलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि और सारे पॉइंट्स जनरल हैं, लाइक मैंने कोई बहुत बड़े बड़े टर्म्स को नहीं डाला है, लाइक टू मेक इट वेरी बल्की एंड ऑल, राइट। तो ये सारे पॉइंट है ये, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्सचुअल ट्रेडिशन, वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एज कोर टेक्स्ट, ये पढ़ाए जाते थे, ठीक है। कैरेक्टर फॉर्मेशन होता था, डिसिप्लिन पे फोकस करना है, मॉडेसिटी पे एंड सर्विसेज पे, राइट। अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस आप देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सिग्निफिकेंस क्या है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, द वैदिक मॉडल इंटीग्रेट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ रिफ्लेक्टेड इन NEP 2020 होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी एजुकेशन में, तो वो कहाँ से हम इंस्पायर्ड हैं? वो है हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम से, राइट। तो हमारे पास एक, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, हमारे पास एक कंक्लूजन का पॉइंट मिल गया। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट से ही हम कंक्लूड कर देंगे इस आंसर को, राइट। देखते रहिए। टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिरर मॉडर्न गुरु शिष्य ट्रेडिशन, एम्फसाइजिंग पर्सनल गाइडेंस। अभी हम मेंटरशिप कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग ऑफर कर रही है, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइक मेंटरशिप, बहुत मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इंक्लूसिविटी आइडल्स, अर्ली वैदिक ओपननेस टू वुमेन एंड मेरिट बेस्ड लर्निंग इंस्पायर्स रिफॉर्म प्रमोटिंग इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट हम सोसाइटी में भी यूज़ करेंगे, राइट। सोसाइटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट। कि वैदिक ओपननेस बहुत ज़्यादा थी जिसमें वुमेन को भी अलाउ किया जा रहा था, राइट। ओके, और 2 पॉइंट देख लेते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी, उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड योगा की भी बात की गई थी, राइट। ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आइए आंसर देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। आई नो कंक्लूजन बहुत बड़ा है, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं जैसा अकॉर्डिंग। अगर आप देखिए, एक तो ऑप्शन है कि आप इससे कंक्लूड कर दें, राइट। एक ऑप्शन है कि आप इससे कंक्लूड कर दें, इंक्लूसिविटी से इंक्लूड कर दें, राइट। बट होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारे पॉइंट्स
इंटरनलाइज्ड है, मतलब कि इनके अंदर है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि NEP से करें। ओके, आइए। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम फॉर्म द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल बैकबोन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको हम हटा सकते हैं, राइट। इट emphasizes on holistic learning, ethical values, teacher-student bonding, discipline, and philosophy continues to guide educational reforms such as NEP 2020, making it highly relevant today। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। आप कोशिश करिए कि इसमें टूटा फूटा ही करके NEP से आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा हो। ऑल्दो ये क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट नहीं होगा, बट हाँ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, सेम फॉर्म में नहीं होगा, सेम फॉर्म में नहीं होगा, बट हाँ ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले GS1 की सिलेबस मैपिंग वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कैसे रिपीट हुए, किस फॉर्म में आए। एक क्वेश्चन लिख के, मतलब कि टाइप करके ये वाली PDF में मैं बताया। ओके, ऑल राइट। तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप एक बार पॉज ले लीजिए और फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट ए नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का, GS1 में। अभी हम GS1 कर रहे हैं, आई होप इतना तो आपको आइडिया होगा। ओके, तो टाउन प्लानिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन की हमें करनी है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये सारे क्वेश्चंस, ये जितने पॉइंट्स हम करेंगे ये हमने प्री के टाइम में पढ़े होते हैं, प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ा हुआ होता है। अभी ऐसा नहीं कि मेंस इनरिचमेंट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, नो नीड टू डू इट, राइट। कुछ ज़रूरत नहीं है, आप NCERT पढ़ के जाइए, राइट। सारे पॉइंट NCERT में एक एक डिट्टो मिल जाएंगे आपको, राइट। मैंने खुद चेक किया है, मैंने देखा है, एक एक पॉइंट मिल जाएंगे NCERT में। इनकी किताब पढ़ लें, उनका नोट्स पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, इनरिचमेंट प्रोग्राम ले लें, ये प्रोग्राम ले लें, वो प्रोग्राम ले लें, ये मेंटरशिप ले लें। नो नीड टू क्या कहते हैं, पैसे खर्च करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑल्दो आपके पास अगर पैसे हैं एंड यू आर विलिंग टू डू दैट, इफ़ यू थिंक इट विल हेल्प यू, देन गुड टू गो। ओके, सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज ट्रू एक्चुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे टाउन प्लानिंग हमें करनी है हड़प्पा की। बहुत सिंपल सवाल है, आइए हम देखते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी है जो क्या कहते हैं, ये जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा की, वो क्या थी, स्क्वायर थी, रेक्टेंगुलर शेप की थी, यानी कि जो सारे पॉइंट्स थे, जो चौराहे थे, वो सभी 90 डिग्री पे कट करते थे, राइट। अगर ये बनाते, और इनका जो घर था, अगर ये मेन रोड है तो इनका घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर खुलता था, आई मीन रोड पे नहीं खुलता था, पीछे से खुलता था। और फिर ये अटैचमेंट एक वाली रोड आती थी, वो आती थी, ये हमने पढ़ा है। सबके घर में नालियाँ होती थी, ये भी हमने पढ़ा है। ये ढकी हुई होती थी। उसके बाद 1:2:4 रेशियो का बेक्ड ब्रिक मिला, मतलब पका हुआ ईटा। ये बात हमने भी पढ़ी है हड़प्पा टाउन प्लानिंग की, राइट। नाली हमने कर ली। अब 3-4 पॉइंट तो यही हो गए। 12 नंबर को, आई मीन 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 पॉइंट और लगा लेंगे कि सबके घर में क्या होता था, वेल होता था, टाउन प्लानिंग हो गई, वेल होता था। और एक ग्रीनरी होता था, एक ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो में, पब्लिक ग्रेट बाथ था, वो भी हो गया। 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक सिटाडेल था, यानी कि जो एक था कि ऊपर बहुत ऊंचाई पे बना था, राइट। उसका स्पेस, उसमें क्या था, पब्लिक वाली प्लेसेस थी, जैसे ग्रीनरी हुआ, जो कोई ग्रेट बाथ हुआ, ये क्या थे, थोड़ी ऊंचाई पे थे। और लोअर टाइम में क्या थे, लोग रहते थे। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, बहुत मोटा मोटा तो हमें पता ही है। मोटा मोटा क्या, बहुत अच्छे से पता है, मतलब बहुत आसान है ये क्वेश्चन। फिर आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या लिख देंगे कि टाउन प्लानिंग जो थी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, साइंटिफिक थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इंजीनियरिंग मार्वेल था, बस कंक्लूड कर दो, हो गया। 2-3 स्टेटमेंट हमें क्या डालना है, एक हमने डाल लिया एडवांस्ड डाल लिया, ओके। उसके बाद हमने कर दिया कि साइंटिफिकली इंजीनियरिंग मार्वेल, बस हमें कीवर्ड ही तो चाहिए, हमें कीवर्ड हमें मिल गया। इंट्रो हो गया, टाउन प्लानिंग हमने कर ली, टाउन प्लानिंग की बॉडी लिख दी, और बॉडी के बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे, सिंपल हो गया, ख़त्म। आइए देखते हैं पॉइंट्स को।
ओके, पॉइंट्स को देखते हैं. लेट मी चेंज द पेन कलर. ओके, ग्रिड पैटर्न, इसके हम बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर वाला. स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स 1:2:4. हाउस के डिज़ाइन क्या थे, सेम थे. वेल्स थी, ग्रेनरीज थी. उसके बाद सिटाडेल एंड लोअर टाउन. सिटाडेल यानी कि जो थोड़ी हाइट पे बना था, थोड़ी हाइट पे बना था, ऊंचाई पे था. एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था. बाथरूम एंड सोक पिट्स थे उनके पास. पब्लिक बिल्डिंग थी. ग्रेनरी वगैरह की हम बात कर रहे हैं. इसमें कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 9 पॉइंट्स हो रहे हैं इसमें. हमें 8 पॉइंट लिखते हैं, 6 पॉइंट लिख दीजिए, 7 पॉइंट लिख दीजिए. बट स्टिल आप, मैं आई विल सजेस्ट कि 8 पॉइंट से आप कम मत लिखिएगा 8 मार्क्स के क्वेश्चन में. एक बहुत आसान क्वेश्चन है ये. अब देखिए ये क्या है, टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना. हाँ ओके ठीक है. तो ये रहे. अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मल आंसर फॉर्मेट में लिख देंगे. और हाँ ये देखिए, ये जो आंसर है ये रेडी टू पेस्ट है. आई मीन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली, इस आंसर को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिनाउंड फॉर इट्स हाईली प्लान्ड अर्बन सेंटर्स रिफ्लेक्टिंग एडवांस सिविक सेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल. बहुत आसान है. इसमें कीवर्ड क्या क्या है, एडवांस सिविक सेंस, इंजीनियरिंग स्किल, रिनाउंड एंड हाईली अर्बन प्लान्ड अर्बन सेंटर्स. ठीक है. क्या क्या पॉइंट्स है, ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. 90 डिग्री की हमने बात की थी. रेक्टेंगुलर, ग्रिड पैटर्न में बटा हुआ था. सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये क्या फीचर्स लिख देते हैं यहाँ पे, फीचर्स ऑफ हड़प्पा civilization. Okay, connecting statements like, okay, citadel and tower, elevated citadel for public buildings, lower town for residents. ठीक है. स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म बिग्ड ब्रिक्स थे. बिग्ड मतलब पके हुए भट्टियों में. 1:4 लाइक ये इस रेशियो में क्या थे, बने हुए थे. ठीक है, ये हमने बात कर ली, बहुत आसान है. एडवांस ड्रेनेज, कवर्ड बिग लाइंड ड्रेन्स connected to individual houses. House design, house opened into lanes, not main streets, ensured privacy. Bathroom and soak pits, almost every house had a bathroom connected to drains. बहुत बहुत ज़्यादा important. ठीक है, बहुत बहुत आसान सवाल है और ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े होते हैं. ठीक है, देखिए वेल्स थे, न्यूमरस वेल्स इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई. पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेट पाथ एंड मोहनजोदारो यूज फॉर रिचुअल पर्पजेस. ग्रेनरी थी, ग्रेनरीज एंड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इंडिकेट प्लांट स्टोरेज. ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, पॉइंट्स को लिख लिया. आइए कंक्लूड करते हैं. सिंपल वही, हड़प्पन टाउन प्लानिंग शोज सिस्टमेटिक अर्बन डिजाइन, सैनिटेशन एंड सिविक डिसिप्लिन अनमैच्ड इन एंशिएंट वर्ल्ड. हो गया हमारा. 8 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे. हमें 8 नंबर तो चाहिए भी नहीं, बट हमें अगर हम लाइक बहुत सिंपल आंसर लिखेंगे, सिंपल पॉइंट लिखेंगे, ये नहीं कि बड़ा बड़ा धमाका लिख दें, राइट, जिससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा. हमें प्लेन लिखना है. 2 पेज हमें मिले हैं. एक में यहाँ तक क्या लिखिए, इंट्रो लिखिए, 1 2 3 यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट, 4 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख के आंसर कंक्लूड कर दीजिए. हो गया हमारा, सिंपल है. ओके, पॉइंट्स तो मैं बता ही दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करके पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करिए और फिर मैं इसके बारे में इसके बारे में एक बात बताऊंगा. ओके ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2021 में पूछा गया, 8 नंबर का सवाल है. अब देखिए, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर मेंशन्ड है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में बताइए. ठीक है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स मेंशन्ड है वैदिक लिटरेचर में. ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर में हम क्या क्या सुनते हैं, सप्त सिंधु सुनते हैं. सप्त सिंधु लाइक इंडस रिवर के जो 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी अलोंग जितना एरिया है उसको, जो पाकिस्तान वाला है और ये इंडिया वाला, इसके बीच में बहुत सारी नदियाँ बहती है, बीच से सिंधु जाती है, कई सारे रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास,
सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी नदियाँ मिलती हैं। तो ये बारे में हम इस रीजन को क्या कहते हैं, हम सप्त सिंधु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं और बहुत सारी रिवर्स के बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जो उस टाइम के प्लेन एरिया थे, फर्टाइल प्लेन थे, उसको हम बोलते हैं उर्वरक भूमि। राइट, ये क्या है, वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। राइट, वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रयाग की भी हम बात कर लें। यहाँ पे प्रयाग की क्या, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये बातें हो गई, 3 पॉइंट तो हमने ये लिख दिए। राइट, एक होता था आरण्यक, आरण्यक यानी कि फॉरेस्ट, इसकी भी बात की गई है किसमें, वैदिक लिटरेचर में। राइट, आइए तो हमारे पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 पॉइंट्स हमारे ये हुए। आगे अभी देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम क्या लिखेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, कि हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। राइट, तो हम इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर के हिसाब से कि हमारे इंडिया के जो जितने ज्योग्राफिकल फीचर्स थे उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिया गया है। राइट, वैदिक लिटरेचर हैड डिस्क्राइब्ड ऑल द ज्योग्राफिकल फीचर विच आर प्रेजेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग रिवर्स, प्लेन्स, रिचुअल प्लेसेस एंड फॉरेस्ट एज वेल। राइट, ओके, और उसके बाद हम लिख देंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स आर बिलो। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा उसके हिसाब से हम कंक्लूड कर देंगे। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन, ये वाला इंडस रिवर की वाला एरिया, सरस्वती रिवर, इसके बारे में बात कर ली। फॉरेस्ट, अरण्यक, रीजनल आइडेंटिटी भी थी, इसके बारे में हम देखेंगे। इंडस रिवर, हिमालयन माउंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जिक्र था। और ये ऐसा जिक्र है कि लोग अवेयर थे, राइट, कि एक्सट्रीम क्लाइमेट हमारे यहाँ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय है। हिमालय क्या है, हिमालय एक्ट्स एज अ बाउंड्री। अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो जो हमारा प्लेन एरिया है, राइट, नॉर्थ का जितना प्लेन एरिया है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती और गर्मियों में प्रचंड गर्मी होती। राइट, डेजर्ट होता है, एक्चुअली ये डेजर्ट होता। राइट, तो ये हिमालय माउंटेन्स के बारे में जानते थे। फर्टाइल प्लेन्स के बारे में लिखा गया, उर्वरक भूमि। ठीक है, क्लाइमेट अवेयरनेस भी थे इनके पास। तो क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। देखिए हमें पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। राइट, अगर ये आप नहीं लिखना चाहें, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। हो गया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए हमारे। राइट, 8 नंबर का सवाल है, एक्सटेंड करके लिख लेंगे। आइए देखते हैं वैदिक लिटरेचर, especially the Rig Veda and later Vedic text, provide earliest literary description of India's river, mountains, plain, forest and climate, shaping early settlements. ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हम कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे सप्त सिंधु। ऋग्वेदा डिस्क्राइब्ड अर्ली आर्यन एज अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अर्ली आर्यन लैंड मतलब कि जो आर्यन पहले आए थे उनको क्या लिखा गया है कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जो एरिया ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया यहीं पे आए थे। ठीक है, इंडस रिवर मेंशन्ड एज द माइटीएस्ट रिवर सेंट्रल टू अर्ली वैदिक लाइफ, क्योंकि जो एक्सटेंशन हुआ था, जो सेटलमेंट्स हुए थे, पहली बार जो लोग बसे थे वो क्या इंडस रिवर के किनारे ही बसे थे। राइट, ओके, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, सरस्वती रिवर प्रेज्ड एज ए सीक्रेट रिवर फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स टू द सी। ठीक, माउंटेन्स टू द सी, हिमालयन माउंटेन्स रेफर्ड टू एज अ नेचुरल बैरियर एंड डिवाइन रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हम ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, फॉरेस्ट, अरण्यक मेंशन्ड एज एरियाज ऑफ हर्मिटाज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ होते थे इस फॉरेस्ट के बारे में। फर्टाइल प्लेन्स, उर्वरक भूमि, वैदिक टेक्स्ट रेफर उर्वरक भूमि, फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। रीजनल आइडेंटिटी, रीजन्स लाइक मध्य देश अपीयर इन वैदिक टेक्स्ट। क्लाइमेट अवेयरनेस, हाइम्स प्रेइंग फॉर रेन इंडिकेटिंग
नॉलेज, इंडिकेट नॉलेज ऑफ मानसून क्लाइमेट। मंत्र पढ़े जाते थे जिससे क्या होती थी, बारिश होती थी, राइट। तो ये बताया जाता था कि इंडिकेट आई एम प्रेइंग फॉर रेन इंडिकेट नॉलेज ऑफ मानसून क्लाइमेट, यानी कि इनको मानसून के बारे में पता था, राइट, तभी तो ये करते थे। ओके, आइए देखते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। 10 वैदिक लिटरेचर पोर्ट्रेज इंडिया एज अ लैंड ऑफ रिवर्स, फर्टाइल प्लेन्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, डीपली इन्फ्लुएंसिंग अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन। बहुत आसान है, इसमें तो कोई कीवर्ड भी नहीं है। अब लो, इतना आसान हो गया ये, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को हिसाब के देख के, क्वेश्चन को देख के इंट्रो लिख देना है, और क्वेश्चन के आंसर की बॉडी देख के हमें क्या लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, राइट। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये 12 नंबर का सवाल है, 2021 में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन हर एक कमीशन का फेवरेट है, लाइक यूपीपीसीएस भी पूछता है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। गोल्डन एज से इसको नवाजा जाता है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज से बताया जाता है, राइट। तो वो गोल्डन एज क्यों हुआ, तो अगर गोल्डन एज है यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव है तो ये क्या है, गोल्डन एज का पीरियड है, सिंपल सी बात है, राइट। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस चीज़ को मैं एक क्या कह सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लाइक कि मैं जो गुप्ता पीरियड है उसको मैं पढ़ाने लग जाऊँ कि गुप्ता पीरियड की स्थापना इन्होंने की, कि ये रूलर्स रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस तो आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। आपको पता भी है कि गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अधिक होती, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, राइट। तो आप एक बार रिवाइज़ करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रीलिम्स के ही नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। आपका जीएस का जो ये वाला हम पोर्शन कर रहे हैं ना, ये जीएस 1 का ये जो हिस्ट्री वाला, ये आपका हो जाएगा। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, वो हम करते रहेंगे, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स, ये जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इतने हम कहाँ से लाएंगे, तो आप प्रीलिम्स का नोट्स खोलिए। प्रीलिम्स के नोट्स कुछ तो बनाए होंगे, कहीं से बनाए होंगे, कुछ नहीं, आप लूसेंट खोल लीजिए, ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे इस आंसर में। गुप्ता पीरियड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी, कैसे थी, मैथमेटिक्स और ज़ीरो की इसमें खोज हुई, ठीक है। वराहमीर थे, वराहमीर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। पंचांग का डेवलपमेंट हुआ, जो अभी हम पंचांग यूज़ करते हैं, राइट। स्टील का प्रोडक्शन हुआ, आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। मेडिसिन में चरक और सुश्रुत का बहुत ज़्यादा रोल था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें क्वेश्चन आता भी है कि चरक और सुश्रुत किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है मेडिसिन से रिलेटेड है, राइट। मेटलर्जी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी, और सिविल इंजीनियरिंग, अगर मेटलर्जी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, मेटलर्जी है, तो सिविल इंजीनियरिंग तो ऑटोमेटिक बढ़ जानी चाहिए। ओके, आइए देखते हैं। द गुप्ता पीरियड is often called the golden age of Indian science and technology. This era witnessed systematic progress in mathematics, astronomy and metallurgy. Mathematics and zero, decimal system की खोज हुई थी। गुप्ता mathematicians pioneered the decimal value system. Right? गुप्ता mathematicians ने क्या किया था, डेसिमल वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, और डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। Concept of zero, Brahmagupta built upon Gupta mathematical foundation that introduced zero as a numeral. बहुत ज़्यादा important है,
ओके, आगे देखते हैं आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। आर्यभट्ट 466 सी रोट आर्यभट्टीय इंट्रोड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई, ठीक है, एंड अर्थ रोटेशन, ये चीज़ हमने बात कर ली थी बहुत पहले, राइट। बाद में गैलीलियो वगैरह आए थे तो इन्होंने अपना अलग ही कहानी शुरू कर दी थी और सारा क्रेडिट इन्होंने ही ले लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। वराहमिहिर की एस्ट्रोनॉमी, बृहद संहिता कवर्ड प्लेनेटरी मोशन, एक्लिप्स एंड एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। वराहमिहिर ने क्या लिखी थी, बृहद संहिता, ठीक है। देखते हैं मेडिसिन में चरक एंड सुश्रुत, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, सुश्रुत संहिता रेफरिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता एरा। ये चीज़ सर्जरी वगैरह की चीज़ें हमने बहुत पहले कर ली थी, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, नालंदा तक्षशिला बिकेम सेंटर फॉर मेडिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल लर्निंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू कैलेंडर जो हम अभी यूज़ करते हैं वो सोलर लूनर साइकिल, ये कब हुआ था, ये सप्त टाइप का क्या नाम है उसका, पंचांग जो था वो इसी टाइम पे डेवलप किया गया था, ठीक है। संवत, ओके। मेटलर्जी एंड एक्सीलेंस, आयरन पीरियड ऑफ मेहरौली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी में क्या इनका एक्सीलेंस था, मेहरौली का, यानी कि जो दिल्ली में लगा हुआ है आयरन पिलर, उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर कोई ब्रिज बन जा रहा है तो बनते ही गिर जा रहा है, ओके। और ये वाला जो पिलर है वो अभी तक चल रहा है और एक भी इसमें जंग नहीं लगी है। स्टील प्रोडक्शन, वुड स्टील एंड एडवांस स्मेल्टिंग टेक्निक्स यूज्ड वेपन्स एंड टूल्स, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, टेम्पल, इरिगेशन सिस्टम विद जियोमेट्रिक प्रिसीजन, कैलकुलेशन ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेट कैलेंडर टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। आई नो इट इज़ अ मोर लाइक अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इतने सारे पॉइंट्स को एक 12 मार्कर में अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक उपाय ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। PYQ बेस्ड पे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आइए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज रिफ्लेक्टेड अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड यूटिलिटी सीन इन मेटलर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन प्लानिंग दैट इन्फ्लुएंस्ड लेटर इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने अभी आंसर देखा, इस जो पॉइंट्स देखे थे हमने, ये बहुत ही टूटे फूटे हैं, आई मीन टूटे फूटे यानी कि स्कैटर्ड हैं। कुछ पॉइंट्स सोशल से हैं, कुछ टाइम इकोनॉमिक्स से हैं, कुछ पॉलिटी से हैं, कुछ कहीं से हैं। अब हम इनको क्या कर सकते हैं कि कुछ सोशली भी हम बता सकते हैं कि सोशली क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्या रीज़न थे। पॉलिटिकली में हम क्या बताएंगे कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे, राइट। पेट्रोनाइज करते थे किस चीज़ को लेके, मैथ और साइंस को लेके, डिस्कवरी को लेके, साइंटिफिक चीज़ों को लेके, रिसर्च के लेके बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिकली तौर पे देखें तो वो गुप्ता पीरियड इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। उसमें उन्होंने कॉइन्स वगैरह भी बांटे थे और बहुत अच्छे कॉइन्स उन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है। तो ये जो हमने पॉइंट्स अभी लिखे थे, हम इनको इन कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते थे, राइट। और हाँ, इनको डिवाइड ही करना नहीं, इनको एग्जैक्टली इनको जोड़ना था, किससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ओके। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, एक ये भी एक अप्रोच हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच को फॉलो करते हैं, ओके। आइए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िए, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा और पॉइंट्स लिखने की कोशिश की होगी आपने, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
2022 का क्वेश्चन है और ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मौर्यन आर्ट के बारे में हमें बताना है कि मौर्यन आर्ट में क्या क्या हुआ, राइट। आर्किटेक्चर में उस टाइम पे जो मौर्यन आर्ट था उसके बारे में हमें पूरी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं आप बता सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मौर्यन टाइम ऐसा पीरियड था जहाँ पे पहले क्या होता था कि यूज़ होता था किस चीज़ का, लकड़ी का, वुड का यूज़ होता था घर वगैरह बनाने में, और फिर हमने क्या कर दिया, स्टोन का यूज़ किया। तो वुड से जो ट्रांजिशन था हमने स्टोन में किया। अशोका के पिलर्स लगाए हमने, राइट। स्तूपास बनवाए हमने, सिटी की प्लानिंग करी हमने, पटना शहर, पाटलिपुत्र शहर देखा होगा। पैलेस आर्किटेक्चर बना, यानी कि पहली बार पैलेस आया, मतलब महल कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि लकड़ी का होता था तो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाता था, तो फिर उसमें स्टोन इंट्रोड्यूस किया गया और फिर पैलेस बनाया गया। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अशोका की जो टीचिंग्स थी, राइट, अशोका रूलर की जो टीचिंग्स थी वो पिलर्स में हुई थी, रॉक एडिक्ट्स में हुई थी, तो उसके बारे में बताएं। और रॉक कट केव्स, बराबर केव्स बिहार में पड़ता है, इसमें क्या थी कि रॉक को काट के क्या बनाया गया, केव बनाया गया, गुफा बनाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, आइए देखते हैं। मौर्यन आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन स्टोन कंस्ट्रक्शन, ब्लेंडिंग इंजीनियरिंग स्किल विद एस्थेटिक। ठीक है, अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू स्टोन आर्किटेक्चर imitated earlier wooden structure showing technological innovation. ठीक है, पैलेस आर्किटेक्चर, द पाटलिपुत्र पैलेस इंस्पायर्ड बाय पर्शियन मॉडल हैड अ पॉलिश्ड कॉलम्स एंड वुडन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक, यानी कि एक ही पत्थर से काट के बनाए गए थे। मोनोलिथिक कॉलम्स विथ लोटस बेस एंड एनिमल कैपिटल्स, लायन, बुल एंड एलिफेंट। ये वाला कहाँ पे है जिसकी बात कर रहे हैं अशोकन पिलर वाली, ये है सारनाथ के म्यूजियम में, एंड इट इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, इट इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। ओके, इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स, engraved was the अशोका एडिक्ट्स इन प्राकृत एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने यहाँ पे देख ही लिया कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया था कि अशोका के जो एडिक्ट्स थी, रॉक एडिक्ट्स थी, वो कौन कौन सी लैंग्वेज में थी, तो प्राकृत एंड ब्राह्मणी। ठीक है, स्तूपास बिल्ट बाई अशोका फॉर ओरिजिनल रेलिक वर्शिप, राइट। स्तूपा क्यों बनाए गए थे, अशोका ने स्तूपा क्यों बनाए थे कि जो बुद्धा के जो अवशेष बचे थे उनको पूजा करना। ठीक है, ओके, अब देखते हैं रॉक कट केव्स, सिटी प्लानिंग, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र शोध प्लांट स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। नोट क्या है, मौर्यन आर्ट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल आर्टिस्टिक वाटर सेट कंबाइनिंग क्राफ्टमैनशिप विद स्पिरिचुअल आइडिया, इंपीरियल विजन। ये हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं। अगर कंक्लूजन में, इसको हम इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, यहीं पे हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, और अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, वो आपने अडॉप्ट कर लिया होगा कि तरीका क्या है, हम कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम 2022 के 12 मार्कर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। पॉज करके आप देख लीजिए। ओके, आई थिंक आपने पॉज करके देख लिया होगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ। इफ़ you have written this, then it is okay, and if you have not written this and you are watching this first time, then think about it, like what points you should have been written, what points क्या क्या points आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, explain the points of ancient Indian knowledge on the basis of India as designated as विश्व गुरु। हमें क्या लिखना है कि विश्व गुरु जो कॉन्सेप्ट काफ़ी चला था, राइट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी थी, तो लिखना ये है कि इंडियन एंशिएंट नॉलेज में हम
क्या क्या चीज़ें हुई थी एंशिएंट टाइम में जिससे हम विश्व गुरु बन सकते थे, राइट। एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया एज डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु। क्या क्या था कि हम उसको क्या कह सकते हैं, विश्व गुरु कह सकते थे। तो बात सही है, पहले हम क्या थे, हमारे पास रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक ही नहीं। उसके बाद हम कह सकते हैं हमारे पास जो लैंड था, वो जो फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉयल है, वो अभी भी है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती भी होती थी, सरप्लस वैल्यू भी होती थी, हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देख सकते थे। अभी हमने देखा गुप्ता पीरियड में क्या क्या थे, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री हो रही है, ये हो रहा है, वो। तो हम ऑलरेडी विश्व गुरु बने हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, राइट। तो यही सारी चीज़ें हमें लिख देनी है तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे, आई मीन थे, राइट। आइए देखते हैं पॉइंट्स, लीजिए, बात हमने करी दी उसकी। मैथमेटिक्स एंड जीरो, मैथमेटिक्स एंड जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ, इंडिया में। एस्ट्रोनॉमी पहले आ गई थी। केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी अगर आपको याद आए तो आप एग्जाम्पल दीजिएगा, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, अभी हमने बात की थी, ठीक है। लिंग्विस्टिक, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में हम क्या बोल सकते हैं, रॉक कट एपिक्स, रॉक कट केव्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, इनकी भी बात हम कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत आगे थे। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, आर्यभट्ट। और ये मेडिसिन और सर्जरी की अगर बात है तो आप कौन कौन से दो नाम लिखेंगे, तो आप लिखेंगे चरक और सुश्रुत, ठीक है। आयुर्वेदा बहुत पहले हो गया था। लॉजिक, न्याय दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सेंटर, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर भी उस टाइम पे हमारे यहाँ डेवलप हो चुका था, आगे देखते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास थी ही तो हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु थे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि हमें ये क्या लिखना है, 12 नंबर के सवाल है और इसमें पॉइंट्स ज़्यादा लिखने हैं, राइट। आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया अर्न द टाइटल ऑफ विश्व गुरु फॉर इट्स पायनियरिंग साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन दैट कंबाइंड रेशनल इंक्वायरी विथ स्पिरिचुअल विजन, राइट। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप इसी के इर्द गिर्द आप ये उठा लीजिए, साइंटिफिक उठा लीजिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन उठा लीजिए, उसके बाद आप लिखा लीजिए मेडिसिन उठा लीजिए और मैथमेटिक्स उठा लीजिए, ठीक है, जो अभी हम लिखने वाले हैं, और इसी को मिला के लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि रीजन्स ऑफ इंडिया एज अ डेजिग्नेटेड, इंडिया डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु, ठीक है। आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम इवॉल्व्ड इन गुप्ता एरा, अभी हमने पढ़ा, राइट। तो हमें पॉइंट्स बहुत सारे यूज कर पाएंगे एक ही साथ, ठीक है। सुलभा सूत्रास, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, सोर्स्ड एडवांस ज्योमेट्रिक नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट, ये हमने बात कर ली थी। आर्यभट्ट प्रपोज अर्थ रोटेशन एंड हेलियोसेंट्रिक आइडियाज, ओके। एस्ट्रोनॉमी की भी बात होगी। मेडिसिन में सुश्रुत संहिता डिस्क्राइब प्लास्टिक सर्जरी एंड एनाटॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात हमने आयरन की मेटलर्जी की बात की थी। आयुर्वेदा, होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम बेस्ड ऑन दोसाज एंड बैलेंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक, पन्नानी अस्ताडाई लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ग्रामर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की किताब लिखी थी इन्होंने, अष्टाध्यायी, ये क्या है, मॉडर्न ग्रामर की किताब है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस के PYQ पे, ठीक है, ओके। आगे और पॉइंट्स देखते हैं। लॉजिक, न्याय दर्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि न्याय दर्शन के फाउंडर कौन थे, न्याय दर्शन किसकी फिलॉसफी है, ओके।
आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग एंड हड़प्पा एंड गुप्ता टेम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम, नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं 1 2 करके, राइट, 1 2 3 करके ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए एक और तरीका है, वही वाला स्टेम वाला, सोशियोलॉजिकल। अब हम बताएंगे कि सोशियोलॉजिकली हम कैसे विश्वगुरु थे, राइट। तो हमारे यहाँ लिख लेंगे कि टाउन प्लानिंग हमारी अच्छी थी, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, एजुकेशन सेंटर थे हमारे यहाँ। उसके बाद अगर हम आएंगे इकोनॉमी पे तो हम लिख लेंगे कि हमारे यहाँ एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता था, स्टील प्रोडक्शन होता था, इंजीनियरिंग मार्वल काफ़ी अच्छे थे, तो हम उसकी वजह से इकोनॉमिकली काफ़ी क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, गुप्ता एरा में बहुत अच्छे रूलर्स थे, मौर्यन एम्पायर में भी रूलर्स थे जो हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश करते थे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन वाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम बात कर सकते हैं। क्या क्या बात कर सकते हैं, लाइक मेडिसिन की बात कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की भी बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने जो भी करी हैं, जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इन चारों सब हेडिंग्स में हम उसको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अनलाइक यूपीएससी, कि जिसमें हमें अगर पॉइंट्स पता है, अगर हमने प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो हमें दिमाग लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। हमें बस ये होता है कि जल्दी जल्दी लिखना, ये चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। ओके, ऑल राइट। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, साइंटिफिक टेम्पर, ब्लेंड ऑफ रीजन एंड एथिक्स फॉर्म्ड इंडियाज नॉलेज आइडेंटिटी। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट है। ओके, आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट मेड इट द एकेडमिक हब ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जस्टिफाइंग द टाइटल विश्वगुरु। ये क्या ये एकेडमिकली एजुकेशन को क्या कहते हैं, पिन करके, एजुकेशन को मार्क करके, ये उसके इर्द गिर्द कंक्लूजन लिखा है हमने। ठीक है, आप या तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग मार्वल तो वेस्ट का भी काफ़ी अच्छा था, राइट। ओके, ठीक है, ओके 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप क्वेश्चन पॉज करके पढ़िए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फैक्चुअल नेचर का है, और ये क्वेश्चन लाइकली है। इसकी वजह से हम एक और चीज़ लेते हैं कि मथुरा स्टाइल और वेसर स्टाइल का जो टेम्पल है उसके आर्किटेक्चर को हम याद कर लेते हैं। ठीक है, हम याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लीजिए, राइट। ओके, इसमें है कि डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल में जो टेम्पल बनते थे उनके फीचर्स क्या क्या थे, राइट। और ये बहुत ही लाइकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 2023 में पूछा गया 12 नंबर का सवाल है, यानी कि हमें 10 से 12 पॉइंट, 12 से 13 पॉइंट इसमें लिखने हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो जो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, टूटा फूटा ही बनाएं, बट स्टिल आप बनाएं, मैप करने के लिए बनाएं कि हाँ आपको पता है चीज़ें। ठीक है, देखिए शिखर होता था, मंडप होता है, कलश होता है, अंतराला होता है, ऑर्नामेंटेड डोरवेज होते हैं, यानी कि जो दरवाजे होते हैं उसकी होती है, एक्सटीरियर कार्विंग्स होती हैं, यानी कि मंदिर पे बनाया जाता है डिज़ाइन वगैरह, गर्भगृह होता है, आमलक होता है, जगती होती है, प्लिंथ इसको बोलते हैं, अभी हम देखेंगे, मैप करेंगे। पंचायतन लेआउट होता है, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं और गोपुरम्स नहीं होते हैं, वर्टिकल इम्फेसिस होता है, यानी कि ये लंबे होते हैं। ठीक है, ओके, आइए ये रहा टेम्पल। ठीक है, ये रहा टेम्पल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इमेज आपने बनाई रखी होगी, बट स्टिल आप इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, ऐसे अभी तो मैंने किसका दिया, ये नागरा स्टाइल का है, नागरा स्टाइल का। आप वेसर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनकी फ़ोटो लिख लीजिए कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं।
ठीक है। एमपी में एक जगह है खजुराहो, आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं वहाँ पे, बहुत पुराने भी हैं, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कैसे बनाए होंगे उन्होंने, ठीक है। ऐसी ऐसी कार्विंग कर रखी है, आप जाके देखिए, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा हो, फोटोज़ में देखा हो, ठीक है, बट जाके देखने पे अलग वाइब आती है, ठीक है। वहाँ पे एक टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव, कंदरिया देवी, हाँ कंदरिया देवी टेम्पल, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब मैं वहाँ गया था खजुराहो तो मैंने याद कर लिया था, ओके, बट वो स्टिल पहले आया था, अटैम्प्ट किया मेरे। ऑलराइट, तो अभी हमने शिखर की बात की, ये रहा शिखर, लेट मी जूम इट, इज इट पॉसिबल, ओके या इट इज़ पॉसिबल, ओके। शिखर ये है टॉप वाला, इसको हम शिखर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। गर्भगृह, जहाँ पे एग्जैक्टली मंदिर का जो जिसमें मूर्ति रखी जाती है उसको हम गर्भगृह बोलते हैं, ये वाला एरिया, ठीक। आप देखिए, ये है कलश, ओके, आमलक, ये आमलक हो गया, और ये इसको बोलते हैं येती बोलते हैं, आई थिंक ये है नहीं इसमें लिखा, ठीक है, इसको आमलक, ओके। अब देखिए, ये मंडप होता है, महामंडप, ये वाला जो एरिया, ये मंडप असेंबली हॉल होता है, अर्धमंडप एंट्रेंस पोर्च होते हैं, एंट्रेंस स्टेप्स हैं ये, ओके। और क्या बताएं, जंघा वॉल्स, ये बाहर की दीवारें, ठीक है। जगती, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेस को हम क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं, ठीक है। तो यही फीचर्स होने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गया। प्रदक्षिणा पथ, यानी कि ये जो मंदिर, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ मंदिर, ठीक है, ऐसे मैंने मंदिर बना दिया, तो साइड से ये इधर इधर इधर, ये खाली जगह है, यानी कि ये 3D में है, तो ये वाला जो पथ है पीछे से घूम गया, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। मंदिर के साइड घूमने के लिए बनाए जाते हैं, ओके। समझ में आई चीज़ें? आइए, तो बस इसी को हमें क्या कर देना है, लिख देना है, इसी को हमें लिख देना है, ओके। अब देखिए, द नागरा स्टाइल इज द प्रिंसिपल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडिया इवॉल्विंग बिटवीन 5 to 13 सेंचुरी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कर्वीलिनियर टावर्स, शिखर, स्क्वायर सैंक्टम्स यूजिंग इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन। ये इंट्रिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रिकेशन लिखना ये है कि इंग्रेविंग, नागरा स्टाइल की जो मेन फीचर है, हम उसमें इंग्रेविंग अगर लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि सारे मंदिरों में जितने भी टेम्पल्स नागरा स्टाइल से बने हुए हैं उसमें इंग्रेविंग्स हैं, और इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन यानी कि एडवांस टाइप की इंग्रेविंग है। और आप देखेंगे, आप फोटोज़ में देख लीजिए, खजुराहो टेम्पल डालिएगा तो वहाँ पे जो जितने टेम्पल्स हैं उन पे ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं कि मतलब आप सोच के हैरान है ये कैसे बन सकती हैं यहाँ पे, राइट। तो अब लिख देते हैं फीचर्स, हेडिंग डाल दिया, शिखर सुपर स्ट्रक्चर, कर्वीलिनियर टावर अबव द गर्भगृह, स्मॉल डार्क स्क्वायर इनर चैम्बर हाउसिंग द मेन डीटी यानी कि मेन जो देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति वगैरह रखी जाती है, ठीक है। मंडप होते हैं, पिलर्ड हॉल फ्रंट ऑफ सैंक्टम इवॉल्व इनटू मल्टीपल मंडप्स, मतलब कि कई मंडप बनाए जाते हैं। देखिए, अगर हमारा टेम्पल है, ये हमारा शिखर हो गया, ये वगैरह हमारा हो गया, ये ये आमलक हो गए, ये गर्भगृह हो गया, ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, और इसके सामने अगर हम मंडप ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा हो गया जगती, ठीक है। ये हमारा एंट्रेंस हो गया, ये ऐसे छोटे छोटे इसमें हमने मंडप बना दिए, ठीक है, पिलर पे। ये क्या हो गया, मंडप हो गया, ठीक है, ये तो हमने बना ही दिया, ओके। कलश, ऊपर कलश हमने डाल दिया, हो गया। ऐसे ही है क्या नागरा स्टाइल। और साइड से अगर हम वॉल लगा देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इनग्रेव्ड कर देते हैं, राइट, ओके। कलश हो गया, जगती हो गया, ठीक है। उसके बाद डायग्राम तो ये तो हमने बना ही लिया। अंतराला,
पंचायतन लेआउट, ornamented doorways. ओके, नो बाउंड्री वॉल्स और गोपुरम्स, एक्सटीरियर कार्विंग, वर्टिकल एम्फेसिस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है इसमें. ठीक है, आइए कंक्लूजन देख लेते हैं. नागरा टेम्पल्स कंबाइंस सिंबोलिज्म, ज्योमेट्री, ऑर्नामेंटेशन फॉर्मिंग द कोर नॉर्थ इंडिया सेक्रेट आर्किटेक्चर. सिंपल सी बात है, ये चीज़ें हमने पता है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ऐसे हमने इजीली कर दिया, बट ऐसे याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है. मैं कोशिश करूँगा कि आपने देख लिया, आपने फिगर देख ली, बस फिगर को देख के आप डायग्राम बना लीजिए एक बार, बस उसी को लिख दीजिएगा. सिंपल. ओके, आइए आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए. क्वेश्चन पढ़िए, मैं पेन चेंज करता हूँ. आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. लिटरेरी सोर्सेस इंट्रोड्यूस करने हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के. क्या क्या सोर्सेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए? लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या हैं? 2024 में सवाल है, बहुत आसान सवाल है, 8 मार्क्स का. ठीक है, आइए देखते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं. हम कैसे पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को? वैदिक लिटरेचर हमारा पहले आता है, बुद्धिक टेक्स्ट आते हैं, धर्मशास्त्र एंड स्मृति आती हैं, संगम लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स आते हैं मेगास्थनीज वगैरह के, फाहियान, मेगास्थनीज और फाहियान आते हैं. ठीक है, एपिक्स है, रामायण और महाभारत, जैन लिटरेचर है, पुराण है और अर्थशास्त्र है. ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का. इससे हमें क्या मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. लिटरेरी सोर्सेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए. अब इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, आइए देखते हैं. लिटरेरी सोर्सेस form the backbone of reconstructing ancient Indian history, providing information of political events, society, economy, culture. They include religious, secular, foreign accounts composed across centuries. आप यहाँ तक मत लिखिए. If you feel, आप इसको मत लिखिए. अब यहाँ पे लिख लीजिए कि ancient literature provide information of political events, society, economy, religion and culture. They include religious, secular, foreign accounts composed of centuries. ठीक है, क्या है? वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद प्रोवाइड अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आर्यन सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ब्रह्मणाज, आर्यनक, उपनिषद एक्सप्लेन्स रिचुअल, फिलोसफी एंड चेंजेस. ये वैदिक लिटरेचर में आ गया. राइट, वैदिक टाइम के पीरियड के. ओके, एपिक्स क्या क्या है? रामायण और महाभारत से भी क्या है? प्रोवाइड कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रेफरेंसेस. ठीक है, बुद्धिक टेक्स्ट, त्रिपिटका, जातका, टेल्स गिव इंसाइट इनटू सोशल लाइफ, इकोनॉमी एंड किनशिप. जैन लिटरेचर, अंग, कल्पसूत्र, इल्यूमिनेट अर्ली किंगडम्स, ट्रेड रूट्स, इससे भी हमें पता चलता है सिल्क रूट वगैरह के बारे में. ठीक है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क, स्मृति डिस्क्राइब लॉ, ड्यूटीज, सोशल नॉर्म्स. ठीक है, पुराण भी, जीनियोलॉजीज ऑफ डायनेस्टी, मिथ, कॉस्मोलॉजी. संगम लिटरेचर, तमिल पोएम्स, इत्तुतुकाई, पत्तू डिस्क्राइब अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी. राइट, तो अब देखिए, हमने लिटरेचर में सिर्फ ऋग्वेदा की ही बात नहीं की. राइट, हमें पुराण भी जोड़े, संगम लिटरेचर तक हमने जोड़ा. राइट, हमें इसको भूलना नहीं है. ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा. अर्थशास्त्र, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको आप भूल के भी नहीं भूल सकते हैं. ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान, जुइजांग ऑन सोसाइटी. फॉरेन अकाउंट्स हैं इनके आते हैं. मेगास्थनीज कब आया था ये भी आप याद रखिए. फाहियान कब आया था ये भी याद रखिए. ओके, ऑल राइट. These diverse literary traditions, religious, secular and foreign, provide a multi-dimensional understanding of ancient India evolution. क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. थैंक यू सो मच. और अगर आप चाहते हैं चाहते हैं कि थोड़ा मैं और डिटेल करूं, कुछ और करूं, कुछ एडिशन करूं, जैसे मैंने प्रीलिम्स में किया था, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देनी ज़रूरी होती है. अगर आप चाहते हैं वो मैं दूं तो आप कमेंट करके बताइए. और अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें सॉल्व कर देना है और सारी चीज़ें हमें पता है, सारे पॉइंट्स हमें आते हैं, बस उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो भी आप बताइए. और कोई चेंज चाहते हैं तो वो भी आप बताइए. एंड थैंक यू सो मच. इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस में क्या है, उसके बारे में हम फिर से
इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। 1 महीने का गैप हो गया है, काफ़ी लंबा गैप है, बट स्टिल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप मेंस की तैयारी करते रहिए और साथ साथ आप पॉइंट्स पढ़ते रहिए, टॉपिक पढ़ते रहिए और इस PYQ को लिखते रहिए। इसकी PDF, ये वाली PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी। राइट, आई नो आई एम वेरी लेट इन दिस, बट आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट कर लिया है, हर एक पेपर के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लिया है और क्वेश्चंस लिख भी रहा हूँ। मैं करीब 10 क्वेश्चंस रोज़ लिखता हूँ अभी, 10 क्वेश्चंस आई डेली, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं अगले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। बट थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।